याद रखो ऐ दुनिया वालों, ये आम कोई कहानी नहीं। ईरानी को मोह चिंगारी है, जो रुक जाए और रवानी नहीं। ज़मीं से उठा शेरों काफिला, दिलों में जिनके हिम्मत का हौसला, हर जुल्म के आगे ना झुकने वाले, हम वो हैं जो तूफानों को ताले। ये आग है ऐसी बुझ ना पाएगी, ये आग है ऐसी बुझ ना पाएगी। मैं रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। आज की बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर, वो हमारे लिए बहुत शर्मनाक खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के कारण भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की टेम्परेरी छूट दे दी। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा है, खुश हो रहे हैं कि रूस से तेल खरीदने की अनुमति मिल गई। अनुमति वहाँ ली जाती है जहाँ कोई बंधन हो, बंधन वहाँ होते हैं जहाँ कोई समझौता हो, समझौता वहां होता है जहां दस्तखत हो चुके हों। क्या भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं? जब दस्तखत नहीं हुए हैं तो समझौता कैसा? जब समझौता ही नहीं तो बंधन कैसा? जब बंधन ही नहीं तो अनुमति क्यों? जब बंधन ही नहीं तो अनुमति क्यों? क्या यह एप्स्टीन का बंधन है? ट्रंप तय कर रहे हैं कि मोदी क्या करेंगे और क्या नहीं। क्या यह भारत की सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं है? सुनिए पवन खेड़ा के शब्दों में। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूं। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला। बहुत बहुत बधाई हो, एक ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, हमारा नेतृत्व बहुत अरसे से कह रहा है, अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका और इजराइल के हाथ की कठपुतली बन चुका है। रोज सबूत आ रहे हैं, हमारे कहने की भी जरूरत नहीं है, आपको रोज सबूत मिलते हैं। कभी अमेरिका से मिलता है, कभी इजराइल से मिलता है, कभी सेवा तीर्थ से मिलता है, लेकिन मिलता है। कई बार तो दिन में 2-2, 3-3, 4-4 बार सबूत मिलते हैं कि किस तरह की गुलामी भारत का प्रधानमंत्री आज कर रहा है। हमने कल भी जो प्रेस वार्ता की थी उसमें यह मुद्दा उठाया था कि भारत, रशिया तो तैयार है तेल देने को। रशिया के स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम भारत को भी तेल देने को तैयार हैं। भैया एक सेकंड, कि हम तैयार हैं, लेकिन कल हमने ये मुद्दा उठाया, ये सवाल उठाया कि क्या आप इंतजार कर रहे हैं अमेरिका की अनुमति की? हरदीप पुरी जी को हमने कल यहां से आह्वान किया कि आप बता दीजिए, जब रशिया तैयार है तेल देने को, हम तेल लगातार रशिया से लेते आए हैं, हमें वो सूट भी करता है, कीमतें भी हमें सूट करती हैं, हमारा रिश्ता भी है, तो अब आप किस चीज की इंतजार कर रहे हैं? उसका जवाब आज आया। लेकिन यह भी हकीकत है कि भारत ने कभी भी रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब में मोसाद के 2 एजेंट गिरफ्तार हुए, जिनका मकसद था सऊदी अरब में एक बड़ा बम धमाका करके उसका इल्जाम ईरान पर लगाना। लेकिन इसका पता सऊदी हुकूमत को चल गया। यही वजह है कि सऊदी अरब भी अब इसराइल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा। कल की रात में यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जो हमला हुआ था, उसकी खबर अब सामने निकल कर आ रही है। एक खबर हिंदी न्यूज चैनल में सबसे पहले मैंने आपको दिया था। सुबह 4 बजे वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था कि ये खबर 100% तो मैंने नहीं कहा था, लेकिन 90.99% कहा था कि ये बात सही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, हिंद महासागर में छुपा हुआ अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइल की चपेट में आ गया है, लेकिन अभी तक इसकी अमेरिका की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पहले आप ये वीडियो देखिए।
मैंने इस वीडियो को AI वीडियो डिटेक्टर से चेक तो पाया कि यह वीडियो AI के द्वारा नहीं बनाई गई है और अल जजीरा न्यूज चैनल ने भी इसकी पुष्टि की है। ये बहुत बुरी खबर होगी अमेरिका के लिए अगर ऐसा हकीकत में हुआ है और 99% चांस है कि ऐसा हुआ है। अल जजीरा न्यूज चैनल ने एक खबर छापी है। अगर ऐसा हुआ है तो ये साबित करता है कि अमेरिका हार की तरफ बढ़ रहा है कि यूएस अब्राहम लिंकन पर ईरान का आक्रमण हुआ है, उसकी मिसाइल गिरी है। अब इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है। दुनिया के तमाम मीडिया चैनल इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पर आपको हमेशा जेन्युइन खबरें ही मिलेंगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पर आपको हमेशा रियल वीडियो ही मिलेगी, फेक वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करता हूँ उसकी पहले पुष्टि करता हूँ। मेरे पास AI का सब्सक्रिप्शन है, पहले मैं उसमें डिटेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं पोस्ट करता हूँ। और लोगों की तरह नहीं कि उसको पहले पोस्ट कर दूँ और फिर आपसे कहूँ कि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। ये सोशल मीडिया पे वायरल है। जब आप पुष्टि नहीं करते तो फिर आप पोस्ट क्यों करते हैं? ये हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम किसी भी वीडियो की पुष्टि करें फिर उसके बाद उसको पोस्ट करें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारा कोई भी औचित्य नहीं है कि हम आपके पास खबर को परोसें। अगर कोई वीडियो आपके पास गलत पहुंचती है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके हम जिम्मेदार होते हैं और उसके हम गुनहगार होते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हर वीडियो पर विश्वास ना करें। भारत के तमाम बड़े मीडिया चैनल सोशल मीडिया वीडियो को उठाकर अपने चैनल पर दिखा रहे हैं। उनके पास कोई इंक्वायरी नहीं है, उसकी हकीकत जानने का कोई सोर्स नहीं है और फिर भी वो सोशल मीडिया की वीडियो दिखाकर आपको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि खबर सुनने के साथ साथ उसको समझने की कोशिश करिए। खैर, आपकी मर्जी। अगली खबर शुरू करते हैं। मार्च 2026 की वो काली सुबह जब ईरान की राजधानी तेहरान की फिजा में सूरज की पहली किरण नहीं बल्कि अमेरिका और इजरायली विमानों के इंजनों की गड़गड़ाहट और बमों के धमाके गूंजे तो दुनिया समझ गई ये 7वां दिन इस सदी का सबसे भयानक दिन होने वाला है। अल जजीरा की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार जब तेहरान पर की गई बमबारी पिछले दिनों की तुलना में कहीं अधिक प्रचंड और प्राण घातक थी। उत्तर प्रदेश की भाषा में कहें तो भैया, तेहरान आज शहर नहीं बल्कि जलता हुआ कुरुक्षेत्र बन गया है, जहां आसमान से आग नहीं साक्षात यमराज के दूत बरस रहे हैं। बारूद की बौछार से बेहाल, बमों के बीच बिलखता और बर्बादी के साए में बैठा तेहरान आज अपनी राख में सुलग रहा है। सैन्य अकादमी जो ईरान के शौर्य का प्रतीक मानी जाती थी उसे आज धूल में मिला दिया गया। अमेरिका के रक्षा सचिव हेक्सेथ ने पेंटागन से दहाड़ते हुए चेतावनी दी है कि यह बमबारी अभी और प्रचंड रूप लेने वाली है। उनके शब्दों में छिपी क्रूरता आने वाले कल की और डरावनी तस्वीर पेश कर रही है। आज रात भर हुए धमाकों ने न केवल सैन्य ठिकानों को बल्कि तेहरान के विश्वविद्यालयों और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को भी हिलाकर राख कर दिया। IRGC के लिए आज का दिन उस संकट को दूर करने का था जिसने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। आज 6 मार्च को ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने इस कांटे भरे ताज को संभाला है। वाहिदी की नींव वैसी ही है जैसे किसी डूबते जहाज की पतवार एक ऐसे माझी के हाथ में थमा देना जो तूफानों से पुराना रिश्ता रखता हो। वाहिदी को एक कठोर और निर्दयी अधिकारी के रूप में जाना जाता है। विश्लेषकों का कहना है कि उनके पहले के लीडर उनके सामने स्कूली शिक्षक जैसे प्रतीत होते हैं। उनकी चुनौती पहाड़ जैसी है। उन्हें एक ऐसी सेना की सरबराही करनी है जिसके शीर्ष कमांडर पहले ही इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। दूसरी तरफ वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज 6 मार्च को अपने बयानों से आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि ईरान को इस वक्त नेस्त नाबूद किया जा रहा है। ट्रंप का ये अहंकार यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की सीमा को छूता नजर आता है जब उन्होंने दावा किया कि वे ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में सीधी भूमिका निभाएंगे।
सपनों का सौदागर बनकर ट्रंप आज पूरे राष्ट्र की तकदीर लिखने की हिमाकत कर रहे हैं। उन्होंने मुश्तबा खामनेई अयतुल्ला खामनेई के बेटों को अस्वीकार कर दिया है, जो उत्तराधिकार की दौड़ में सबसे आगे थे। इस बयान ने ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की पराकाष्ठा को पार कर दिया। इसके जवाब में ईरान के एक मंत्री ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क का मेयर चुनने की भी ताकत नहीं है। शायद उन्होंने ये बयान ममदानी को लेकर दिया है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी दो टूक कहा है कि अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता और बातचीत का दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो गया है। अरागची का ये बयान कि अमेरिका का भरोसा उन कांच के समान जो टूटकर केवल घाव देता है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी जमीनी आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हैं और अमेरिकी सैनिकों के लिए लाशों के ढेर बिछाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी तरफ हिंद महासागर की लहरों ने एक ऐसा सच उगल दिया जिसने भारतीय कूटनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया। अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा ईरानी युद्धपोत आयरिश डेना को टॉरपीडो से उड़ाए जाने की घटना के 24 घंटे बाद आज भारतीय नौसेना ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। जिस समुद्र की लहरों पर भारत अपने राज का दावा करता है, उसी समुद्र में अमेरिका ने अपना नया राज और रसूख कायम कर दिया है। भारत जो खुद को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रदाता कहता था, वो अपने मेहमान देश के जहाज को बचाने में पूरी तरह से विफल रहा। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों जैसे एडमिरल सिन्हा और उदय भास्कर ने चिंता जताई कि भारत की सुरक्षा अवधारणा में ये एक बड़ा छेद है। युद्ध की आंच अब केवल ईरान तक सीमित नहीं रही। 6 मार्च को ईरान ने अपनी रणनीति बदलते हुए युद्ध के क्षेत्रीकरण रीजनल वार का सहारा लिया। आज की सबसे बड़ी खबर बहरीन से है, जहां ईरान ने मनामा स्थित इजरायली दूतावास को निशाना बनाया। सऊदी अरब ने भी एक ईरानी मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, जिससे खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों में दहशत का माहौल है। दुबई के शानदार टावरों के नीचे आज डर की बुनियाद बिछ गई है। आज दोपहर 2 बजे दुबई के निवासियों के फोन पर पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट का आपातकालीन अलर्ट गूंजा, जिसने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। कुवैत में भी स्थिति तनावपूर्ण है, जहां अमेरिकी दूतावास ने अपना काम बंद कर दिया है, क्योंकि वहां अली अल सालेम एयरबेस के पास भारी विस्फोट सुने गए हैं। कतर की राजधानी दोहा में भी अमेरिकी दूतावास के आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराया जा रहा है। ईरान की ये चाल शतरंज के खेल जैसी है। अमेरिका उसे चोट पहुंचाएगा तो वो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति यानी तेल के खेल को ही बिगाड़ देगा। अमेरिकी रक्षा विभाग ने आज 6 मार्च को कुछ ऐसे आंकड़े पेश किए जो ईरान की सैन्य कमर टूटने का दावा करते हैं। पेंटागन के अनुसार ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 90% और ड्रोन हमलों में 83% की भारी गिरावट आई है। ये संभव हुआ है अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स के उपयोग से, जिन्होंने ईरान के पातालोक यानी जमीन के गहरे नीचे बने मिसाइल शहर को नष्ट कर दिया है। अगर उत्तर प्रदेश की मातृभाषा में कहें, अमेरिकी विमान आज आसमान के शिकारी पक्षी बन गए हैं, जिनकी नजर से जमीन के 7 फीट नीचे छिपे दुश्मन भी नहीं बच पा रहा। हालांकि ईरान के IRGC प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने आज पलटवार करते हुए कहा कि असली धमाका अभी बाकी है और ईरान के पास कुछ ऐसे सरप्राइज हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। आज की रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने लोरिस्तान प्रांत में एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन और तेहरान के पास एक हर्मेस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। ये दिखाता है कि ईरान की हवाई सुरक्षा प्रणाली पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, भले ही इजराइल 80% विनाश का दावा कर रहा है। इस महायुद्ध, इस जंग का सबसे विभत्स खतरनाक चेहरा वो है जहां मासूम जिंदगियां बारूद की भेंट चढ़ रही हैं। यूनिसेफ ने आज 6 मार्च को एक बेहद दिलखराज रिपोर्ट जारी की है। इस युद्ध में अब तक लगभग 200 बच्चों की जान जा चुकी है। फूलों जैसी इन कलियों को क्या मालूम था कि जिस खिलौने से वो खेल रही हैं, कल वही बारूद बनकर उन्हें निगल जाएगा। रेड क्रिसेंट के मुताबिक ईरान में अब तक 3000 से अधिक घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। तेहरान के अस्पतालों में घायलों की चीखें और दवाइयों की कीमत मानवता के माथे पर एक गहरा कलंक है।
हालांकि ईरानी अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बिजली पानी की व्यवस्था बनी हुई है। जहां एक और मध्य पूर्व की धरती लहूलुहान हो रही है, वहीं वाशिंगटन में राजनीतिक दल अपने चरम पर है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने आज 6 मार्च को ट्रंप के ईरान युद्ध को रोकने वाले एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मामूली अंतर से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस की दीवारों के भीतर आज शांति की उम्मीदों का कत्ल कर दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी ने राष्ट्रपति ट्रंप का डट कर समर्थन किया, जबकि डेमोक्रेट्स ने इसे तीसरे युद्ध का निमंत्रण बताया। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ईरान के बाद अब क्यूबा में सत्ता परिवर्तन केवल वक्त की बात है। इससे स्पष्ट है कि अमेरिका की विस्तारवादी नीति अब रुकने वाली नहीं है। 6 मार्च की खबरों में एक और चिंताजनक मोड़ तब आया जब अजरबैजान ने ईरान पर ड्रोन स्ट्राइक का आरोप लगाया। बाकू के अनुसार ईरानी ड्रोन ने नक्शिवान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल को निशाना बनाया, जिससे 4 नागरिक घायल हो गए। अजरबैजान ने इस पर प्रतिशोध की कसम खाई है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, लेबनान में भी इजराइल ने आज अपनी बमबारी तेज कर दी, जहां हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए हमलों में 120 से अधिक लोग मारे गए। दक्षिण लेबनान के शहर खयाम में हिजबुल्लाह और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग छिड़ गई। युद्ध आज एक ऐसी संक्रामक बीमारी बन गया है जो एक देश से दूसरे देश में फैलती जा रही है। 6 मार्च की आज की ये वीडियो इस बात की पुष्टि करती है, इस बात को सबूत देती है कि दुनिया ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता अब लगभग नामुमकिन हो गया है। इस युद्ध ने न केवल ईरान की संप्रभुता को चुनौती दी, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा ढांचे को भी तहस नहस कर दिया है। और पूरा लबो-लबाब। यानी आखिरी बात ये है साहब, ये लड़ाई अब जमीन और जायदाद की नहीं रही, ये नाक की लड़ाई बन गई है। और जब लड़ाई नाक की होती है तो फिर गला कटने तक पहुंच ही जाती है। 6 मार्च 2026 की शाम ढल चुकी है, लेकिन तेहरान की आसमान में अभी भी बारूद की लालिमा छाई हुई है, जो कल के और भी भीषण संघर्ष का संकेत दे रही है। नाज़रीन किराम, ये रिपोर्ट 6 मार्च 2026 की अल जज़ीरा और वैश्विक समाचार एजेंसियों की खबरों पर आधारित है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।